अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और फुल ऑन मौज मस्ती में होंगे। सो आज है एपिसोड 17 पार्ट 2 एंड डिले किए बगैर स्टार्ट करते हैं। बाकी सारी बातें जो हैं वो मैं आपसे एंड पे डिस्कस करूँगी, ठीक है। इब्न आदम का मुकद्दर बिनते हवा की तकदीर अस्कलम राइना शेख किस्त नंबर 17 पार्ट नंबर 2। मैं अंदर आ जाऊँ? फिल्ज़ा ने अहिया के कमरे के अध खुले दरवाज़े को खटखटाते हुए इजाज़त मांगी। जी आई एम प्लीज़, अहिया ने बेड से उठते गले में डाले दुपट्टे को ठीक करते कहा तो फिल्ज़ा मुस्कुराते हुए अंदर आई। कैसी हैं आप? फिल्ज़ा उससे बगलगीर होते सवाल कर गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अहिया ने हिचकिचाते हुए कहा। मेरा नाम फिल्ज़ा है, मैं मेहराब की वाइफ हूँ। फिल्ज़ा ने अपना तारुफ करवाया तो अहिया मुस्कुराई। मैं अहिया कैसर हूँ, अहिया ने अब की बार उससे अपने बारे में बताया। जी, मुझे मेहराब ने बताया था आपके बारे में, मैं आपसे मिलने आई थी। आप यहाँ पर कंफर्टेबल हैं ना? कोई मसला तो नहीं? फिल्ज़ा ने पूछा तो अहिया मुस्कुराई। नहीं, कोई इशू नहीं, मैं ठीक हूँ, अहिया ने उसे तसल्ली दी। अच्छा खैर, ये मेहराब ने आपके लिए मोबाइल फ़ोन मंगवाया था, आप ये रखें, और मैंने ज़रमीना आंटी को भेजा था आपके लिए कपड़े और बाकी ज़रूरत का सामान लेने के लिए। बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो बिला झिझक मुझसे या ज़रमीना आंटी से कह सकती हैं। फिल्ज़ा ने हाथ में पकड़ा मोबाइल अहिया की तरफ बढ़ाते कहा। थैंक यू सो मच, बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। अहिया ने वो फ़ोन लेने से इनकार किया। आजकल के दौर में तो सबको ही मोबाइल की ज़रूरत होती है। आप रखें ये प्लीज़ सिम वगैरह इसमें डलवा दी थी, बाकी आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बना लीजिएगा। फिल्ज़ा ने उसे ज़बरदस्ती मोबाइल पकड़ाया। थैंक यू, अहिया ने शुक्रिया अदा किया। कोई बात नहीं, आप रेस्ट करें, मैं खाना बनवाती हूँ, फिर आप आ जाइएगा। फिल्ज़ा कहती कमरे से चली गई, जबकि अहिया ने फ़ौरन शहराम का नंबर डायल किया। द नंबर यू हैव डायल्ड इज़ नॉट आंसरिंग, प्लीज़ ट्राई लेटर। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। आहिया ने फ़ोन वापस रखकर ज़ोर से आंखें मींची। वो जानती थी उसके भाई को भी उसकी फ़िक्र होगी। शहराम रोज़ उसे दिन में 2 मरतबा कॉल करता था, लेकिन अब तो दिन बीत गए थे। उसे शहराम के लिए भी परेशानी हो रही थी कि क्यों कल से उसका नंबर बंद जा रहा है। सफ़ान इस वक्त पुलिस इंस्पेक्टर के सामने बैठा हुआ था, जो आसिम साहब के ही दोस्त थे। पिछले 2-2.5 माह से वो लोग ट्रैवर वाले केस पर काम कर रहे थे, जिसके कुछ सुराख तो मिल गए थे, लेकिन अभी तक मुकम्मल तफ्तीश नहीं हो पाई थी। जी इंस्पेक्टर साहब, सफ़ान ने अपनी सुरमई रंग के कोट को ठीक करते कहा। ट्रैवर की लोकेशन चेंज हो गई है, वो अब इंग्लैंड में नहीं है, लेकिन नई लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल है। अब ये पता करवाना है कि वो वाकई किसी और जगह चला गया है या सिर्फ हमें डिच करने के लिए है। और हाँ, मैं उस वजह को भांप चुका हूँ जो ट्रैवर को तुम लोगों से दुश्मनी निभाने पर मजबूर कर रही है। इंस्पेक्टर साहब ने कहा तो सफ़ान ने आबरू उचकाई। क्या वजह है? सफ़ान ने पूछा। क्या आज से 19 साल पहले जो हुआ था तुम उससे वाकिफ़ हो? इंस्पेक्टर साहब ने पूछा। 19 साल पहले? नहीं, मैं ख़ुद उस वक्त 10 साल का था, मुझे याद नहीं, सफ़ान ने कहा तो इंस्पेक्टर साहब ने उसे एक फ़ाइल दिखाई। उस फाइल को पढ़ते सफ़ान के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। जो कुछ उसमें दर्ज था, क्या वह सब सच था? ये? सफ़ान ने पूछा। हाँ, तुम जानते हो इस बारे में? इंस्पेक्टर ने पूछा तो सफ़ान ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं तो, लेकिन मैं कैसे मान लूँ ये सब सच है? और ऐसा कैसे हो सकता है, आप खुद मुझे बताएं। सफ़ान एकदम कुर्सी से खड़ा होता बोला। मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, चाहते हो तो खुद भी बगैर किसी की नज़र में आए इस बात की तस्दीक कर लो। होने को तो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आंखों को तस्वीर का जो रुख नज़र आ रहा हो दूसरा भी वैसा ही हो। इंस्पेक्टर साहब की बात सुनते सफ़ान सोच में पड़ गया और फिर कुछ देर बाद टेबल से अपनी चाबियां और वॉलेट उठाता बाहर निकल गया।
ज़िंदगी में एक नई तलाश शुरू हो गई थी, हकीकत की तलाश। लेकिन कोई नहीं जानता था कि तस्वीर के सिर्फ दो रुख ही नहीं होते, कभी कभार कोई तीसरा रुख भी होता है जो नज़रों से पोशीदा होता है। हयात बीबी चारपाई पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। कासिम रात से उन्हें बगैर बताए घर से चला गया था और अब उन्हें फ़िक्र लाहक हो रही थी। गेट बजने पर वो फ़ौरन अपनी जगह से उठी और गेट खोल गईं। सामने ही जोहा उसी निकाह के जोड़े में खड़ी, उसके चेहरे पर किया गया मेकअप अब फैल चुका था। सामने ही जोहा उसी निकाह के जोड़े में खड़ी थी, उसके चेहरे पर किया गया मेकअप अब फैल चुका हुआ था, जबकि काजल और मस्कारा फैलने की वजह से आंखें स्याह हो चुकी थीं। उसके बाल बिखरे हुए थे, जबकि दुपट्टा शानों पर फैला हुआ था। उसकी हालत दीवानों जैसी लग रही थी। हयात बीबी ने उसे और उसके पीछे खड़े एक लड़के को गौर से देखा जो सर झुकाए खड़ा था। कौन हो तुम, और ये तुमने क्या हुलिया बनाया हुआ है? हयात बीबी ने उस लड़के से पूछते जोहा से दरियाफ्त किया, लेकिन उनके कुछ बोलने से पहले ही एक एम्बुलेंस सायरन बजाती उनकी चौखट पर आकर रुकी। हयात बीबी के दिल को जैसे कुछ हुआ। उन्होंने बेयकीनी से उस एम्बुलेंस को देखा जब अदील उसके अंदर से बाहर निकला। दूसरा लड़का भी अदील के पास पहुंचकर उसके साथ मिलकर स्ट्रेचर को बाहर निकालने लगा। हयात बीबी का तो जैसे दिल धड़कना भूल गया था, जबकि जोहा ने चेहरा दूसरी तरफ किए अपने आंसुओं का गला घूंटा जब दो लड़के स्ट्रेचर को उनके सहन में लेकर जाने लगे। ये किस की लाश है? हयात बीबी ने अंदर आते पूछा। जब अदील ने आहिस्ता से उस लाश के चेहरे से कपड़ा हटाया तो हयात बीबी लड़खड़ाई, जबकि जोहा ने बर वक्त उन्हें थामा। हाय मेरे अल्लाह, ये मेरा कासिम नहीं है, हयात बीबी ने चीखते हुए कहा तो जोहा ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया। अम्मा, ये कासिम ही है, जोहा ने कहा तो हयात बीबी ने उसे दूर किया। हट जा मनहूस लड़की यहाँ से, मेरा कासिम तुझे ढूंढने निकला होगा यकीनन। मेरे अल्लाह, मेरा बेटा। हयात बीबी ज़ुबान से जोहा के बारे में जहर उगलने लगी, लेकिन कासिम की शक्ल देखते होश व आवाज़ खो बैठी। अम्मा, आंखें खोलें, जोहा ने उन्हें गिरने से बचाते कहा। अदील, किचन से पानी लेकर आओ जल्दी, जोहा ने अदील को कहा, जो फ़ौरन किचन में भागा, जबकि जोहा मुसलसल हयात बीबी को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। सर, आपकी हेनरी स्मिथ से बात हुई है? स्मिथ डेविड के असिस्टेंट ने उनसे पूछा। वो इस वक्त ट्रैक सूट पहने जॉगिंग ट्रैक पर जॉगिंग कर रहे थे, जबकि उनका असिस्टेंट उनके साथ साथ था। हाँ, उसने पाकिस्तान पहुंचकर कॉल की थी मुझे, बस उसके बाद दोबारा बात नहीं हुई, उन्होंने कानों से एयरपोर्ट उतारते जवाब दिया। सर, लेकिन उस लड़की ने हेनरी स्मिथ को सब बता दिया तो? असिस्टेंट ने एक नया सवाल दागा। उनके असिस्टेंट ही नहीं, हमराज भी था। अव्वल तो वो उसे ढूंढ नहीं पाएगा, और अगर ढूंढ लिया तो अपने मुजरिमों को खुद ही सज़ा देगा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या वो लड़की ऐसा करने देगी? एक नया सवाल आया था। मेरा बेटा है, मैं जानता हूँ उसे अच्छी तरह, वो किसी को नहीं बख्शता, और अगर छोड़ भी दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगा, स्मिथ डेविड कहका लगाते बोले तो उनका असिस्टेंट भी हंसा और उनके साथ चलने लगा। शहराम अपने बॉस के कैबिन में मौजूद था। वो उनसे पाकिस्तान जाने के लिए छुट्टियां नहीं है, छुट्टियों हैं, ठीक है, वो गलत लिखा गया, छुट्टियों की दरख्वास्त कर रहा था, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। मिस्टर शहराम, आप अच्छे से जानते हैं कंपनी को आपकी ज़रूरत है, आप कुछ अरसे बाद चले जाइएगा, अभी हम आपको छुट्टियां नहीं दे सकते, उसके बॉस ने इनकार किया। सर, आई नो कि आजकल काम ज़्यादा है, मेरा यहाँ होना ज़रूरी है, बट मेरी जो चीज़ें मिसिंग हुई थी वो अभी तक नहीं मिल पाई, और ना ही मेरी फैमिली से मेरा कांटेक्ट हो पा रहा है। मेरी वाइफ और सिस्टर के नंबर बन जा रहे हैं, मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। शहराम ने वजाहत दी तो उसका बॉस सोच में पड़ गया।
लेकिन मिस्टर शहराम, जब तक आपका सामान नहीं मिल जाता आप यहाँ से कैसे जा सकते हैं? आपने पुलिस में रिपोर्ट करवाई हुई है। आपका यहाँ होना ज़रूरी है। आपके मोबाइल एंड लैपटॉप में सिर्फ आपका ही नहीं, इस कंपनी का भी डाटा मौजूद है। आप यहाँ होंगे तभी सामान मिलते अपना डाटा चेक या रिकवर कर पाएंगे। आप कहते हैं तो हम पाकिस्तान से आपकी फ़ैमिली की खैरियत पता करवा सकते हैं, लेकिन अभी आपका जाना तो पॉसिबल नहीं है। शहराम ये बात सुनते लब भींचता रह गया। उसने ये बात सोची नहीं थी। सामान से ज़्यादा उसे अपना ख़ानदान अजीज़ था। उनकी परेशानी में उसका जहन इस तरफ गया ही नहीं था। ओके, शहराम गहरा सांस लेता वहाँ से बाहर निकल गया। हेनरी आउटफिटर से अपने लिए शॉपिंग कर रहा था। वो इस वक्त अपने लिए स्याह रंग की जीन्स और शर्ट्स खरीद रहा था। उसने एक शर्ट निकालते सामने की जो पूरी स्याह रंग की थी और उस पर सफ़ेद रंग से माई लाइफ माई रूल्स लिखा हुआ था। हेनरी वह शर्ट उठाता कहका लगा गया और फिर उसे अपनी कोहनी पर लटका गया। अभी उसका हाथ दूसरी शर्ट पर रुका ही था कि उसे अपने अकब से खुशबू आती महसूस हुई। किसी को पहचानने के लिए उसकी खुशबू काफ़ी होती है। हेनरी का दिल इतना ज़ोर से धड़का था कि लग रहा था वह भी पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसने हलक तर्क करते पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं खड़ा था। ना वो खुशबू अब वहाँ मौजूद थी, ना वह एहसास। हेनरी मायूस होता वापस पलटा और अपनी जेब से एक चीज़ निकालकर उसे देखते मुस्कुराया। मैं तुम्हें बहुत जल्द ढूंढ लूँगा। तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूँगा। हेनरी ने उसके बारे में सोचा और फिर दोबारा शॉपिंग में मसरूफ़ हो गया। शाम का वक्त था। दामिया अपनी बुटीक में ही मौजूद थी। अब बुटीक के बंद होने का टाइम हो रहा था, लिहाजा वह अपने वर्कर्स को कुछ हिदायत देते बुटीक में बने एक वॉशरूम में चली गई। उसने जाकर अपने चेहरे पर पानी की छींटे मारे और फिर बालों को पोनी टेल से आज़ाद करते अपने बैग से कंघी निकालते उन्हें कंघी करने लगी, जब बाहर से एकदम गोलियां चलने की आवाज़ आई। दामिया बौखलाते हुए हल्का सा दरवाज़ा खोल गई, लेकिन सामने देखते ही उसकी नज़रें साकित रह गई थीं। बाहर कई लोग स्याह पेंट शर्ट रेबतन किए उसके वर्कर्स पर बंदूक ताने खड़े थे, जबकि बाकी सब उसकी बुटीक में मौजूद कपड़े उठा कर फेंक रहे थे और हर चीज़ को तहस नहस कर रहे थे। दामिया ने देखते फ़ौरन होशियारी का मुजाहरा करते दरवाज़ा लॉक किया और बैग से फ़ोन निकालते आइदिन को कॉल करने लगी। आइदिन, कॉल उठाओ, दामिया ने फ़ोन कान से लगाते कहा, जबकि आइदिन जो एक मीटिंग में मौजूद था दामिया की कॉल आता देखकर हैरान हुआ। दामिया से कभी भी उसके ऑफिस आवर्स में कॉल नहीं किया करती थी, लेकिन उसकी ज़रूरी मीटिंग चल रही थी जिस वजह से वो कॉल काट गया। आइदिन, फ़ोन उठाओ मेरा, प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। दामिया ने उसे दोबारा कॉल की, जिसे आइदिन ने फिर से काट दिया। कॉल काटते हुए आइदिन को भी बुरा लग रहा था, लेकिन वो इस वक्त और कुछ नहीं कर सकता था। उठाओ ना प्लीज़, आई नीड यू। दामिया ने दोबारा कॉल मिलाई तो आइदिन ने अपना कॉल वॉल्यूम 0 कर दिया। जब दामिया ने एक बार फिर कोशिश की, तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हो, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तो क्यों नहीं आ रहे? दामिया ने बमुश्किल अपनी रुंधी आवाज़ पर काबू पाते हुए उसे वॉइस नोट सेंड किया। आइदिन, आखिरी बार उसका नाम लेते ही उसका दिल कुर्ची कुर्ची हो गया। वो भूरी आंखें जो उम्मीद से चमक रही थीं, उनकी चमक मांद पड़ गई थी। उसने अपने आंसुओं को बेदर्दी से साफ़ किया और जाफ़र हाशमी का नंबर मिलाने लगी। उसने अपने डैड से पहले आइदिन को कॉल की थी, क्योंकि वो जानती थी उसकी बात सुनते आइदिन सबसे पहले पहुंचेगा, लेकिन उसने तो उसे सुनना भी गवारा नहीं किया। वो जाफ़र हाशमी को कॉल मिलाने ही लगी कि वॉशरूम का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। दामिया मोबाइल वापस रखते खौफ से उस तरफ बढ़ी और जाकर दरवाजे के साथ लग गई। दरवाज़ा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। उसे उन लड़कों की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली थी। तभी उन लड़कों ने दरवाजे को इतनी ज़ोर से धकेला कि दामिया दरवाज़ा टूटने की वजह से मुंह के बल ज़मीन पर गिरी, जिसकी वजह से उसकी नाक और होंठ से खून निकलने लगा।
उठो फ़ौरन। एक लड़के ने आगे आते दामिया को गर्दन से पकड़ते खड़ा किया। जब दामिया ने हिम्मत करते उस लड़के के घुटने पर लात दे मारी, जिससे उसकी फलक शगाफ चीख निकली। लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो लड़का दामिया के ब्लॉन्ड शेड में डाई किए के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़े धारा और उसे सरटा पैर देखने लगा। अपनी नज़रें हटाओ मुझसे, दामिया ने चीखते हुए कहा। वो इनसिक्योर फील कर रही थी। तुम जो मर्जी करती रहो, बेहयाई फैलाती रहो, बेहुदा कपड़े बेचती रहो, अब तुम्हें बुरा लग रहा है? वो लड़का उसे बाजू से पकड़े बाहर लेकर आया और उसे सबके साथ खड़ा कर गया। यहाँ से हिले मत कोई, तुम लोग सब ये कपड़े फाड़ कर फेंक दो। उस शख्स ने सबको हुक्म दिया। नहीं, तुम लोग निकलो यहाँ से, खबरदार किसी चीज़ को भी हाथ लगाया तो। दामिया ने उन्हें कहा। तभी पुलिस वहाँ पहुँची। बुटीक कमर्शियल एरिया में थी, जिस वजह से कुछ लोगों ने यह हंगामा देखते पुलिस को बुला लिया था। गिरफ्तार करो इन सबको, एक ऑफिसर ने अंदर आते कहा और फिर दामिया की तरफ बढ़ा। आप ऑनर हैं इस बुटीक की? उसने दामिया से पूछा तो वो हाँ में सर हिला गई। हम लेडी पुलिस को आपके साथ भेज रहे हैं। आप क्लिनिक से अपनी मरहम पट्टी करवा कर फ़ौरन थाने पहुँचे, हमें तफ्तीश करनी है, पुलिस ऑफिसर ने कहा। तो दामिया ने हाँ में सर हिलाया और वॉशरूम से अपना बैग लेने चली गई और फिर बाहर निकलते ही अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी, जो वो लेडी पुलिस ही ड्राइव कर रही थी, जबकि दामिया उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी। उस लड़के की बातें जैसे उसके कानों में सीसा उंडेल रही थीं। अपने वजूद पर उसकी नज़रों को महसूस करते दामिया का दिल चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें दफन हो जाए। वो लम्हा उसके लिए कितना अज़ियतनाक था, ये कोई उससे ही पूछता। मुराद लैपटॉप सामने रखे कॉफ़ी पीता हुआ साथ साथ अपनी बीवी और बच्चों से बातें करने में मसरूफ़ था। काम की वजह से आज वो उनसे 2 दिन बाद बात कर रहा था। वो उन बातों को बहुत याद करता था और वो जानता था कि वो उन तीनों को बहुत याद करता था और वो जानता था कि वो तीनों भी उसे बहुत मिस करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान को मुश्किल भी काटनी पड़ती है। उसका मानना था कि इस दीन ने हमें इतना कुछ दिया, तो क्या हम इस दीन के लिए वक्त आने पर अपना आराम, सुकून और खुशी को कुर्बान नहीं कर सकते? बाबा, आपको पता है मामा ने मुझे ज़बरदस्ती स्कूल भेजा। हादिया ने हमेशा की तरह सबसे पहले उसे हिरा की शिकायत लगाई। वो जब भी मुराद से बात करती थी तो हिरा और ज़करिया की शिकायतें लगाना उस पर लाजिम होता था। मेरी मानो, आप स्कूल नहीं जाओगी तो बड़ी होकर डॉक्टर कैसे बनोगी? मुराद ने हंसते हुए कहा। बाबा, मैंने डॉक्टर नहीं, मैंने टीचर बनना है, हादिया ने बताया। तो टीचर बनने के लिए भी पढ़ना पड़ता है, हिरा ने उसकी नाक दबाते कहा। तो उसने नाक चढ़ाई। हाँ, और टीचर बनकर तो बड़ी होकर भी आप स्कूल ही जाना, फिर अभी पढ़ने जाती हो, बाद में पढ़ाने जाना, ज़करिया ने कहा। ओहो भाई, मामा मुझे ज़बरदस्ती स्कूल भेजती हैं। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो बच्चों को डांट डांट कर पढ़ाया करूंगी, सारे बदले मैं अपने स्कूल में आने वाले बच्चों से लूँगी। हादिया ने अपना गोल मटोल सा हाथ अपनी पेशानी पर रखा तो सब भी उसकी मासूमियत से लबरेज बात पर खिलखिला कर हंसे। हादिया मुझे बड़ी क्यूट लगती है। अच्छा, और ज़करिया क्या बनेगा बड़े होकर? मुराद ने अब की बार ज़करिया से पूछा। मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा और फिर दुश्मनों को मार डालूंगा, ज़करिया ने मुस्कुराते हुए अपना मुस्तकबिल का ख्वाब बताया। तो जहाँ हिरा और मुराद मुस्कुराए, वहीं हादिया ज़ोर ज़ोर से हंसी। बाबा, आर्मी ऑफिसर तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि भाई तो छोटी सी चोट लगने पर भी रोते हैं। हादिया ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया तो ज़करिया ने उसे घूरा। अच्छा, और आप जो स्कूल जाते वक्त रोती हो, उसका क्या? ज़करिया ने उसे चिढ़ाया। चलो अब बस लड़ो नहीं, मुझे बताओ क्या पढ़ रहे हो आजकल स्कूल में, और आप दोनों का कुरान पाक कहाँ तक पहुँचा? मुराद ने पूछा तो वो दोनों उसे बताने लगे, जबकि हिरा ने आयतुल कुर्सी पढ़ते सब पर फूंकी। शहरयार के मर्डर के बाद उसे एक ही खौफ अंदर से खा रहा था कि कहीं उनके खूबसूरत हंसते खेलते ख़ानदान को किसी हासिद की नज़र न लग जाए। वो हर दुआ में अल्लाह से अपने ख़ानदान के एक एक फ़र्द की सलामती मांगती थी।
आयदन मीटिंग रूम से बाहर निकलता फ़ौरन दामिया को कॉल करने के लिए मोबाइल निकाल गया। उसको उसकी फ़िक्र हो रही थी और शायद अंदर से अफसोस भी हो रहा था कि कॉल उठा लेनी चाहिए थी, क्या पता उसे कोई ज़रूरी काम होता। उसने व्हाट्सएप खोलते दामिया का वॉइस नोट सुना तो शल रह गया। वो क्या कह रही थी? उसे उसकी ज़रूरत है, यानी वो किसी मुश्किल में थी। आयदन को दामिया की हल्की आवाज़ और लहजा बहुत कुछ समझा चुका था। उसने धड़कते दिल के साथ दामिया को कॉल मिलाई। दूसरी तरफ दामिया, जो लेडी ऑफिसर के साथ क्लिनिक से बाहर निकल रही थी, अपना मोबाइल बजता देख कर रुकी और फिर आयदन का नंबर देखते तलखी के साथ कॉल रिसीव कर गई। यार, तलखी क्यों लिखा गया है? तलखी है तो पता नहीं, लिखती कुछ हूँ आता कुछ है। तलखी के साथ कॉल रिसीव कर गई। हेलो दामिया, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? आयदन ने पूछा तो दामिया कहका लगा गई। और क्या होता होगा उस शख्स का हाल जो मुश्किल में रोने की बजाय कहका लगा उठे? क्या उस शख्स से ज़्यादा जज्बात छुपाने वाला कोई हो सकता है? मर गई दामिया, सुना तुमने? आयदन ज़फ़र हाशमी, दामिया जाफ़र हाशमी तुम्हारे लिए मर गई है। भूल जाओ अब कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता भी था। दामिया ने कर्ब से कहा और कॉल काट दी, जबकि आयदन तो ये बात सुनता तड़प उठा था। जिस्म से जैसे रूह खींच ली गई थी। उसने दामिया को दोबारा कॉल मिलाई, लेकिन अब की बार उसने नहीं उठाई, जबकि आयदन ने अपना फ़ोन ज़ोर से टेबल पर पटका और कुर्सी पर बैठे सर थाम गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या हुआ है जो दामिया यूँ रिएक्ट कर रही है, जबकि दामिया जो बाहर निकल रही थी, सामने से ज़फ़र हाशमी और जाफ़र हाशमी को आता देखकर भागकर जाफ़र हाशमी के सीने से लगी। ज़फ़र हाशमी और जाफ़र हाशमी को दामिया ने क्लिनिक पहुंचते कॉल की थी। बस मेरा बेटा, मैं आ गया हूँ। कुछ कहा तो नहीं उन लोगों ने? जाफ़र हाशमी ने उसे खुद से लगाते उसका सर चूमते कहा। डैड, उन लोगों ने सब बर्बाद कर दिया, मेरी बरसों की मेहनत, मेरा सब कुछ। डैड, उस लड़के ने बदतमीज़ी की मेरे साथ। मुझे वापस ऑस्ट्रेलिया जाना है। ये लोग अच्छे नहीं हैं डैड, दामिया ने बच्चों की तरह रोते हुए कहा, जबकि जाफ़र हाशमी ने उसके गिर्द अपना हसार मजबूत किया। दामिया उनकी इकलौती औलाद थी। उन्होंने उसे लाड प्यार से पाला था। वो जानते थे आज उसने जैसी सिचुएशन फेस की है, इस बारे में ना उसने कभी ऑस्ट्रेलिया में सुना था, ना ऐसा कुछ देखा था। दामिया बेटा, आपने कॉल कर देनी थी हमें पहले ही, ज़फ़र हाशमी ने कहा। बड़े बाबा, मैंने आयदिन को कॉल की थी, उसने नहीं उठाई। कई बार कॉल की थी, वो बार बार कॉल काट रहा था, दामिया ने कहा तो ज़फ़र हाशमी के जहन में एक झमाका हुआ। उनकी आंखें शिद्दत से सुर्ख हुई थी। उनको आयदिन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जाफ़र, तुम दामिया को लेकर घर जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाकर देखता हूँ क्या मामला आता है। ज़फ़र हाशमी की बात सुनते जाफ़र हाशमी दामिया को लेते गाड़ी में बैठे, जबकि ज़फ़र हाशमी वहाँ खड़ी लेडी पुलिस ऑफिसर से सारे वाक़े की तफसील लेने लगे। आइया अपना अबाया पहने, नकाब से अपना चेहरा छुपाते लॉन में दाखिल हुई। फ़िज़ा और महराब अभी थोड़ी देर पहले ही किसी ज़रूरी काम से बाहर गए थे। घर में काफ़ी मुलाजिम मौजूद थे जो आइया का भरपूर ख्याल रख सकते थे, इसीलिए उन्हें ज़्यादा फ़िक्र न थी। आइया लॉन में लगे रंग बिरंगे फूलों और पौधों को देख रही थी। अल्लाह की बनाई की ये चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में जैसे निखार पैदा करती हैं। इंसान अगर कभी उदास हो तो अक्सर यही चीज़ें उसकी मुस्कुराहट का बाइस बनती हैं। दूसरी तरफ उनके घर की गेट के बाहर से 8 BMW आकर रुकी। हेनरी पूरी शान शौकत के साथ गाड़ी से बाहर निकला। वो आज ख़ास महराब से मिलने के लिए आया था। गार्ड्स उसे देखते ही पहचान गए थे कि वो महराब का दोस्त है, क्योंकि लाउंज में लगी गई तस्वीर में महराब और हेनरी की तस्वीर भी लगी हुई थी, तो सब मुलाजमीन और गार्ड्स भी उसे अच्छे से जानते थे। गार्ड की जगह देते ही वो आगे बढ़ा, जब नज़र लॉन में खड़ी स्याह रंग के बुर्के में मलबूस लड़की पर पड़ी। लाउंज में जाने का रास्ता लॉन के बीच से गुजर कर ही था। वो अपने ध्यान में चलता जा रहा था जब वो आइया के पास से गुजरा और उसी पल आइया का अबाया उसके पाँव में अटका। वो क्यारी के पास गिरने वाली थी जब हेनरी ने बेसाख्ता उसे बचाने के लिए हाथ
हाथ आगे किया, लेकिन आहिया उसके छूने से पहले ही दीवार का सहारा लेते बरवक्त संभल गई। हाउ डेयर यू ट्राई टू टच मी। आहिया खतरनाक तेवर लिए पीछे मुड़ी। हेनरी को एक नज़र देखते याद आ गया ये मेहराब का वही दोस्त है जो उस दिन मेहराब से मिला था। अच्छा, ये लाइन होगी, हेनरी को एक नज़र देखते उससे याद आ गया कि ये मेहराब का वही दोस्त है जो उस दिन मेहराब से मिला था। ठीक है, ये उससे वर्ड मिसिंग हो गया। तुम गिरने वाली थी इसलिए बचा रहा था। हेनरी ने उसके करख्त अंदाज को महसूस करते कहा। वो उसे उर्दू बोलता देख कर चौंकी, लेकिन फिर बोली, मुझे लड़खड़ा कर खुद संभलना आता है। आहिया कहते ही अपना रुख वापस फूलों की तरफ कर गई, जबकि हेनरी को मिर्चें लगीं। आज तक उसके सामने किसी की उफ तक करने की हिम्मत नहीं होती थी, और ये लड़की कैसे पटर पटर ज़ुबान चला रही थी। जब ये जहाज़ साइज़ बुर्का संभाला नहीं जाता तो पहनती क्यों हो। हेनरी ने अपनी बेइज्जती का बदला उसे तंज करते लिया। आप होते कौन है मिस्टर, मेरे मामलात में बोलने वाले। आहिया ने उसे घूरते हुए पूछा। एक लम्हे के लिए हेनरी उसकी आंखों में देखता लाजवाब हुआ था, लेकिन फिर बोला, शौक भी नहीं है मुझे बोलने का। अब की बार बेशक छत से गिरो मेरी बला से। हेनरी ने तलखी से कहा। गुड, कहते ही वो अंदर चली गई। हाँ, बुर्का एवेंजर कहीं की। हेनरी ने सर झटकते उसके गायब होती पुष्ट को देखते कहा, और फिर गार्ड की सिमत बढ़ा। ऐसा करो, मेहराब को बाहर बुला लो यहीं पर। हेनरी ने गार्ड को कहा तो वो गड़बड़ाया। वो सर जी, मेहराब साहब और मैडम जी तो बाहर गए हैं किसी काम से। गार्ड ने सर झुकाते कहा। क्या? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यहाँ मैं मेहराब से मिलने आया था या अपना दिमाग चटवाने? नहीं, क्या तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? या मैं मेहराब से मिलने आया था अपना दिमाग चटवाने नहीं, हेनरी ने कहा। माजरत सर जी, वो आप इतने अरसे बाद आए थे तो इसलिए, गार्ड ने कहा तो हेनरी नफ़ी में सर हिलाता बाहर निकल गया। वो आया जितने खुशगवार मूड में था, वापस उतने ही तपे हुए मूड में जा रहा था। बेचारा हेनरी। सफ़ान कहाँ पर है? उसने नहीं आना डिनर के लिए? महबूब साहब ने सबीका महबूब से पूछा, जो मुलाजमीन के साथ डिनर लगवाते अब खुद बैठ रही थी। नहीं, मैंने कई बार कहा है, कहता भूख नहीं है, सबीका महबूब ने कहा। चलो ठीक है, महबूब साहब ने कहा। वैसे आज मुझे वो कुछ डिस्टर्ब लग रहा है। कोई बात हुई है क्या आपके और उसके दरमियान? सबीका महबूब ने कुछ सोचते उनसे पूछा। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे ही आजकल की यंग जनरेशन बगैर किसी बात के डिस्टर्ब हुई होती है, खुद ही ठीक हो जाएगा। महबूब साहब की बात पर वो भी हाँ में सर हिला गई, लेकिन फिर भी उन्हें महसूस हो रहा था जैसे कुछ गलत हुआ है, क्योंकि सफ़ान जब भी घर पर होता था वो हमेशा उन दोनों के साथ ही नाश्ता या खाना खाता था। आज पहली बार उसने इनकार किया था। सो दिस वॉज द एपिसोड। होप सो पसंद आई होगी आपको। मुझे अब रिव्यूज़ दे के बताना कि आपको एपिसोड कैसी लगी। बाकी वीडियो को लाइक करें, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब करें, और जल्दी से जो है ना 400 सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट करें। थोड़े से ही रह गए, लटका कर रखे हुए आप लोगों ने कितने दिनों से। 400 सब्सक्राइबर्स जो है मेरे कंप्लीट करें, और बाकी एपिसोड के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना रिस्पॉन्स शेयर किया करें। जिस दिन एपिसोड ना आए ना, उस दिन कमेंट करके कह रहे होते हैं एपिसोड नहीं दी, और जब देती हूँ उस दिन रिस्पांस देना नहीं होता। तो रिस्पांस दिया करें, फिर उसके बाद कोई ऐसे शिकवे शिकायत आप किया भी करें तो मुझे कुछ समझ आए। अच्छा खैर, तो वजह जो है लेट होने की वो मैंने बता दी थी कम्युनिटी पोस्ट पर। थैंक यू सो मच सबका, जो सब ने इतना ज़्यादा वेट किया। एक दो रीडर से एक मुझे कह रही थी कि राइटर गायब होगी, इसी बात पर मैंने फिर कम्युनिटी पोस्ट में लगा दी थी। गायब मैं कहीं नहीं हुई, इधर ही थी, मैंने एपिसोड देनी थी आज। सो मैं अब जो है इसको अपलोड करती हूँ। बाकी एक रीडर तो मुझे कह रही थी कि राइटर्स भी घर के काम करते हैं, राइटर्स भी सफाई करते हैं, और मैं वो कमेंट पढ़ के मैं हैरान थी। मैंने कहा हैं भाई, राइटर्स जो होते हैं ना वो भी इंसान ही होते हैं,
नॉर्मल इंसान ही होते हैं, जैसे बाकी लोग जो घर के काम करते हैं, सारा कुछ करते हैं, राइटर्स भी वैसे ही सब कुछ करते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। सिर्फ राइटर्स और रीडर्स में जो है फ़र्क ये होता है कि राइटर्स लिखते हैं, रीडर्स पढ़ते हैं, और फिर रीडर्स का काम है कि अपने रिव्यूज़ देख के रिस्पॉन्स शेयर करें, ठीक है। ये फ़र्क होता है, बाकी वो सारे वो सेम ही होते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता। अच्छा खैर, तो कैसा लगा आपको नया ट्विस्ट भी? वैसे तो अगर देखा जाए था इस एपिसोड में बहुत कुछ, बट मेजर ट्विस्ट मैं एक ही को काउंट करूँगी, बाकी जो है वो माइनर ट्विस्ट है, वो आगे जाके मेजर बनेंगे, फ़िलहाल वो मेजर नहीं है, ठीक है। सो मुझे जो है मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी फॉलो कर लें, लिंक मैं उनके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बाकी चैनल के अबाउट में भी हैं, ठीक है। सो अब जो एपिसोड एंड करते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मिलेंगे अब हम थर्सडे को एक अपलोड होगी 18 पार्ट 1 और एक संडे को दूंगी, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कुछ दिनों तक ना, क्योंकि वीक में आती 2 ही एपिसोड्स है ज़्यादातर, बहुत कम कभी कोई 3 आ जाए, तो मैं ना कुछ दिनों तक आपको डेज़ बता दूंगी कि अब से सिर्फ उन्हीं 2 डेज़ पर जो है ना एपिसोड्स आया करेंगी, फिर वो उस तरह से टाइम टेबल सेट रहेगा मेरा, थोड़ा थोड़ा रोज़ लिखूँगी और वो उस तरह से ना हो जाएगा वो। खैर मैं आपको कुछ दिनों तक बताऊँगी, फिर ऐसा करेंगे कि मंथ में ना, पूरे मंथ में किसी वीक में चलें, आपको बोनस एपिसोड दे दूँगी, वो 3 एपिसोड हो जाएंगी, बाकी 2 ही रहा करेंगी, ठीक है। सो अल्लाह हाफ़िज़।